हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लेटेस्ट वीडियो। आज जो मैं स्टॉक कवर करने वाला हूं उसका नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मेरे एचडीएफसी बैंक के वीडियो में। स्टॉक का नाम है सिटी यूनियन बैंक। मेरे हिसाब से सिटी यूनियन बैंक इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट राइट नाउ फॉर थ्री मेन रीजंस। मैं सारे तीनों रीज़न आपको वीडियो में धीरे धीरे कवर करूंगा, बट लेट मी समराइज देम हियर फॉर योर क्लैरिटी। फर्स्ट रीज़न इज, जो कि मैं अपने हर वीडियो में रिपीटेडली बोलता हूं, दैट इज माई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। मतलब ऐसा स्टॉक खरीदना जो कि अंडर वैल्यूड है। मेरे हिसाब से सिटी यूनियन बैंक इज सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड राइट नाउ। आई विल टेल यू द रीजंस व्हाई। Second is, business as a going concern should be efficient and sustainable. मेरे हिसाब से सिटी यूनियन बैंक जो है दैट इज परफॉर्मिंग एट अ वेरी गुड एफिशिएंसी लेवल और इसीलिए द बिजनेस इज इन अ वेरी गुड शेप। और तीसरा रीजन जो है दैट इज द बैंक इटसेल्फ। बैंक का जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ओनरशिप स्ट्रक्चर राइट नाउ, और इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं ये तीनों रीजंस क्यों वैलिड हैं, प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। Please like, share and subscribe. That is the biggest motivation for me to make videos. So let us now take a look at all the three things that I listed one by one. सबसे पहली चीज जो है which is value investing का जो मेरा प्रिंसिपल है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको ऐसा स्टॉक खरीदना चाहिए जो कि अंडर वैल्यूड है बाय द मार्केट राइट नाउ। सिटी यूनियन बैंक के केस में ये बहुत ट्रू है। क्यों? इसके लिए सबसे पहले हमें बैंकिंग के बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा और सिटी यूनियन बैंक की ऑफरिंग्स को समझना पड़ेगा। देखिए, बैंकिंग का बिजनेस मॉडल फंडामेंटल लेवल पे एक ही होता है। बैंक कुछ लोगों से पैसा लेता है और उनको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देता है उस पर, और कुछ दूसरे लोगों को बैंक पैसा देता है और उनसे थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे और मेरे से उसने सेविंग्स बैंक में और एफडी में कुछ पैसा लिया और उसके लिए हमें यूजुअली 4 से 7 to 8% इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब किसी और को लोन दिया जाता है तो उस लोन के अगेंस्ट बैंक जो है वो 11 से 12% चार्ज करता है इंटरेस्ट। अब हमें 4-5%, 6% दे के और दूसरे लोगों को हायर चार्ज करके जो डिफरेंशियल है दैट इज द प्रॉफिट। और बेसिकली बैंक का प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब वो इस डिफरेंशियल में से ज्यादा सेव कर पाएंगे मनी बाय इंक्रीजिंग देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगर आप बैंक की कोई भी ऑफरिंग पिकअप करते हैं तो सब में एट अ प्रिंसिपल लेवल यही बिजनेस मॉडल है। लेट अस टेक लुक एट फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी। अगर बैंक इंश्योरेंस ऑफरिंग देता है तो इंश्योरेंस में भी होता यही है। बहुत सारे लोगों से इंश्योरेंस प्रीमियम्स बैंक कलेक्ट करता है और उनमें से बहुत कम लोगों को इंश्योरेंस के अगेंस्ट बैंक कुछ बेनिफिट देता है, क्योंकि सबको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती नहीं है। दूसरा अगर आप एग्जांपल लें तो क्रेडिट कार्ड्स में भी होता यही है। बैंक जो होता है वो आप लोगों को अपना खुद का पैसा यूज करने देता है फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, महीना 1.5 महीना तक, और आपको कुछ चार्ज नहीं करता जब तक कि आप डिफॉल्ट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही आप डिफॉल्ट करते हैं एक बहुत हेफ्टी आपके ऊपर प्राइस लगता है। एक तरह से दिस इज द सेम एज चार्जिंग इंटरेस्ट, बट अ वेरी हाई इंटरेस्ट फॉर यू। तो एट अ फंडामेंटल लेवल बैंक की सारी ऑफरिंग्स इसी बिजनेस मॉडल को फॉलो करती हैं। कुछ एडिशनल सर्विसेज होती हैं जो अगेंस्ट सर्विस बैंक चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो पेमेंट आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ऑफर करता है तो उस केस में 1-2% वो चार्ज करते हैं। अगर वो एडिशनल सर्विसेज देते हैं जैसे लॉकर सर्विसेज तो उनका कुछ फिक्स प्राइस होता है, बट दैट इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ देयर ऑपरेशंस। मेनली इट इज ऑल अबाउट लेंडिंग मनी एंड टेकिंग मनी फ्रॉम कस्टमर्स और डिफरेंशियल को अपने पास बचा के रखना फॉर प्रॉफिट्स। सिटी यूनियन बैंक भी ऐसा ही कुछ कर रहा है, क्योंकि उनकी ऑफरिंग्स जो है वो बाय एंड लार्ज इसी सेक्टर में है। दे आर नॉट रियली फोकस्ड अ लॉट ऑन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें वो कोलैबोरेशन में ज़रूर ऑफर करते होंगे, बट इनका मेन बिजनेस जो है दैट इज सेविंग्स अकाउंट, दैट इज लोन्स, एंड लोन्स में भी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स जैसे रिटेल लोन्स, एमएसएमई के लोन्स, और एमएसएमई से मेरा मतलब है मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, उनको लोन्स, और साथ ही साथ कुछ एडिशनल सर्विसेज ऑफर करना, और यही उनका मेन बिजनेस मॉडल है। सो अब बिजनेस मॉडल समझने के बाद लेट अस कम टू व्हाई आई थिंक दिस बैंक इज सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड बाय द मार्केट। देखिए, रीजन अंडर वैल्यूएशन का ये है कि अभी बैंक जो है वो कोविड लेवल के जो प्राइसेस हैं उनके ऊपर मिल रहा है। आज के टाइम में इंडियन मार्केट में बहुत कम कंपनीज हैं विच आर प्रॉफिट मेकिंग एंड विच आर अवेलेबल एट कोविड लेवल प्राइसेस। मतलब 2019-20 में जो उनका शेयर प्राइस चल रहा था उस पर बहुत ही कम बैंक्स अवेलेबल हैं, सब सिग्निफिकेंटली चढ़ गए हैं। इस बैंक का रीजन ये है क्योंकि अभी रिसेंटली पिछले 2-3 क्वार्टर्स में बैंक हैज नॉट डन वेरी वेल ऑपरेशनली और उसके कारण मार्केट हैज पनिश्ड इट। बट कोविड लेवल के प्राइसेस पे मिलना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडिकेटर इन माय व्यू। दूसरी बात, अगर आप नंबर ऑफ ब्रांचेस को देखें
तो सिटी यूनियन बैंक की जो ब्रांचेस हैं, सिटी यूनियन बैंक के पास लगभग 800 ब्रांचेस हैं, 700 से 800 के बीच। और उन ब्रांचेस के अगेंस्ट इसका मार्केट कैप जो है वो अभी 10,000 करोड़ है। सिमिलर साइज जो बैंक है दैट इज करूर वैश्य बैंक, उसकी भी 800 ब्रांचेस हैं, लेकिन उसका मार्केट कैप है इससे ऑलमोस्ट 50% हायर, मतलब 15,000 करोड़। अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखें, विच इज द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, एचडीएफसी बैंक की जो ब्रांचेस हैं अभी 7,500 के आसपास हैं, और 7,500 बैंक ब्रांचेस के अगेंस्ट एचडीएफसी का मार्केट कैप जो है वो इनसे ऑलमोस्ट 100 गुना ज्यादा है। 100 गुना से मेरा मतलब है ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़। तो आप ये फंडामेंटली आप देख सकते हैं कि अगर इस प्रिंसिपल के हिसाब से देखें, क्योंकि और बैंक्स का जो बेसिक बिजनेस होता है वो नंबर ऑफ ब्रांचेस से ही ग्रो करता है। इनने ऑलरेडी सफिशिएंट नंबर ऑफ ब्रांचेस एस्टैब्लिश कर ली हैं फॉर अ गुड बिजनेस, लेकिन अभी तक वो रियलाइजेशन मार्केट में नहीं आया है कि इतने नंबर ऑफ ब्रांचेस से ये इस बिजनेस को कितना ग्रो कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने एचडीएफसी बैंक के मेरे वीडियो पे कमेंट किए थे कि इसका कासा रेशियो है दैट इज नॉट वेरी गुड। बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। कासा रेशियो होता क्या है? कासा रेशियो इज करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट रेशियो, विच मीन्स कि बैंक के पास जितना भी करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में जितना भी डिपॉजिट आता है वो कितना परसेंटेज डिपॉजिट है एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द बैंक। कासा रेशियो टिपिकली हाई होना चाहिए, इसलिए क्योंकि करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट में जो भी डिपॉजिट्स आते हैं दे आर ए वेरी चीप सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ बैंक। इसलिए अगर बहुत ज्यादा पैसा इन अकाउंट्स में आता है तो बैंक उनको बहुत इजीली यूटिलाइज कर सकता है फॉर अर्निंग हायर मार्जिन्स बाय लेंडिंग दैट मनी, एंड दैट इज द रीजन ऑल बैंक्स ट्राई टू हैव हायर कासा रेशियोज। लेकिन मैंने आपको जो शुरू में बोला था, इस बैंक का जो फोकस है दैट इज ऑन रिटेल कस्टमर्स लाइक यू एंड मी एंड एमएसएमई कस्टमर्स, और टिपिकली इन केसेस में कासा रेशियो हाई नहीं होता है बिकॉज करंट अकाउंट्स जो होते हैं वो ज्यादातर बड़े कॉर्पोरेट अकाउंट्स के होते हैं, और जब तक बैंक्स बड़े कॉर्पोरेट अकाउंट्स के को मैनेज नहीं करते हैं तब तक कासा रेशियो लो ही रहता है। सो बिकॉज दिस बैंक इज ऑपरेटिंग इन अ रिटेल फोकस एंड एमएसएमई फोकस, कासा रेशियो हाई होने का चांस कम ही है। सो इट इज नॉट रियली अ नेगेटिव पर से। दूसरा, आप में से कुछ लोगों ने बोला था कि मैं इसको कंपेयर करूं करूर वैश्य और डीसीबी बैंक के साथ। देखिए, करूर वैश्य के साथ मैंने आपको बताया ही है कि इट इज ऑलमोस्ट 50% अंडर वैल्यूड कंपेयर टू करूर वैश्य विद सिमिलर ब्रांच साइजेस। दूसरा जो आपने बैंक मुझे बोला था दैट वाज डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक में रिसेंटली अभी लीडरशिप चेंज हुई है। जब भी लीडरशिप चेंज होती है टिपिकली होता यह है कि बहुत सारे बाकी चेंजेस लीडरशिप लेके आती है। सीईओ उनका अभी रिसेंटली अपॉइंटेड है, ही विल हैव हिज ओन आइडियाज ऑफ हाउ टू ग्रो द बैंक, और उसके चलते यूजुअली लीडरशिप चेंज के बाद बैंक में टर्मोइल आता है। इसीलिए फॉर नाउ आई विल स्टे अवे विद डीसीबी बैंक। एचडीएफसी बैंक से अगर आप देखें तो एचडीएफसी मैंने जैसा बताया इट इज ऑलरेडी सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है सिटी यूनियन बैंक इज सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड। दूसरी बात जो मैंने आपको बोली थी वीडियो के शुरू में दैट वाज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगर आप इसके ऑपरेशनल एफिशिएंसी पैरामीटर्स देखेंगे तो इट इज अमॉन्ग्स द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। इतने सारे, और दिस बैंक हैज ऑलवेज बीन इन प्रॉफिट फॉर many years now, many quarters continuously it has been profit dip जरूर हो रहा है but it is always in profit। अगर आप मैनेजमेंट की एडवाइस देखें बेस्ड ऑन द रीसेंट कॉन कॉल दे हैड, मैनेजमेंट इज टारगेटिंग 14 to 15% ग्रोथ। लोअर ग्रोथ के रीजंस जो हैं वो अभी मैनेजमेंट बहुत क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, बट स्टिल इन माय व्यू द बैंक विल कम बैक टू वेरी प्रॉफिटेबल नंबर्स, simply supported by the overall business scenario in India। फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया में डेफिनेटली ग्रो करने वाला है, एंड buoyed by that financial sector the bank will automatically grow। सो ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न भी ये बैंक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब आते हैं तीसरे रीजन पे। तीसरा रीजन जो है दैट इज द होल्डिंग ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या FIAs एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये तीन टाइप के इन्वेस्टर्स जो होते हैं टिपिकली, मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग हाई होनी चाहिए और इनकी शेयर होल्डिंग कम होनी चाहिए, क्योंकि इनकी शेयर होल्डिंग अगर बहुत हाई होगी तो एट सम पॉइंट दे स्टार्ट एग्जिटिंग द स्टॉक, और जैसे वो एग्जिट करते हैं दे फ्लड द मार्केट विद देयर स्टॉक्स। प्रमोटर होल्डिंग हाई होने का रीजन ये होता है कि प्रमोटर होल्डिंग अगर हाई है तो प्रमोटर्स हैव अ बिग स्टेक इफ द स्टॉक गोज डाउन, उनकी खुद की वेल्थ कम होती है। लेकिन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर जो है दैट इज एन एक्सेप्शन। उसका रीजन ये है कि आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से प्रमोटर्स शुड नॉट हैव मोर देन 20% होल्डिंग, दैट इज वन। एंड आरबीआई की गाइडलाइंस ऐसे बोलती हैं कि प्रेफरेबली द होल्डिंग शुड बी इवन लो।
एज अ रिजल्ट बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं जिनमें से मैंने बहुतों के नाम अभी लिए, उन सब में एफ आई आईज, एफ पी आईज और डी आई आईज की होल्डिंग सिग्निफिकेंटली हाई होती है और प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम होती है। तो इसीलिए दैट इज नॉट अ रेड फ्लैग हियर। और यहाँ पे एफ आई आईज और एफ पी आईज और डी आई आईज की होल्डिंग जो है वो अभी भी 13% और ऊपर जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एफ पी आईज और एफ आई आईज और डी आई आईज बाहर से इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, वो ऐसा ही कोई इन्वेस्टमेंट टारगेट ढूंढेंगे जो कि अंडर वैल्यूड है और जो उनको इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में घुसने के लिए एक इजी टारगेट दे। और अभी 13% के आसपास स्टॉक्स इसके और एफ आई एस और डी आई एस एक्वायर कर सकते हैं, एंड दैट आई फील इज अ बिग नंबर। जब भी कोई एफ आई आई डी आई एंटर करेगा, दे वुड पिक अप अ लार्ज चंक, और जैसे ही ऐसा कोई नई एंट्री आएगी, दिस स्टॉक इज गोइंग टू गो अप। इफ यू टेक अ लुक एट द करंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक, तो मेरे पास लिस्ट है। इसमें जो बड़े नाम हैं वो एस बी आई ग्रुप है, एच डी एफ सी ग्रुप है, फ्रैंकलिन इंडिया का इन्वेस्टमेंट है इसमें, कोटक महिंद्रा है, एक्सिस ग्रुप है, आई सी आई सी आई, कैनरा और बैंक ऑफ मस्कट। ये सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं इनमें, जिनका अलग अलग 1.5 से 2%, कुछ का 6% तक की होल्डिंग इसमें है। जहाँ जहाँ इसमें स्कोप होगा, ये सारे इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे ओवर टाइम, और जैसे जैसे वो होल्डिंग बढ़ेगी, अपने आप स्टॉक प्राइस ऊपर चढ़ने लगेगा। सो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। लास्टली, अगर आप जनरल एक गूगल सर्च करें तो आप देखेंगे कि इस कंपनी को कुछ एक अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं। यूजुअली ये अवार्ड्स को मैं कंप्लीटली इग्नोर कर देता हूँ, बट इस केस में इट इज़ इंडिकेटिव दैट द कंपनी इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन इम्प्रूविंग इट्स टेक्निकल स्किल्स। और जैसे ही टेक्नोलॉजी में बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है, विच मीन्स एज आई सेड, उनका प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। सो ओवरऑल दिस लुक्स लाइक अ वेरी गुड अंडर वैल्यूड स्टॉक, एंड इन माई व्यू इट इज गोइंग टू गो अप गोइंग फर्दर। ये मत पूछिएगा कि 3 महीने में बढ़ेगा या 4 महीने में बढ़ेगा, बट आई थिंक दिस स्टॉक इन द नेक्स्ट 3 to 4 years is going to give you very good returns. Again, this is not an advisory. This is only an explanation of why I think this is a good investment opportunity. Please do your own analysis. Please take a look at its annual accounts, its annual reports and quarterly numbers, and then make a decision. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।